अगर आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब या फिर प्राइवेट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा मुस्तफ़ीद साबित हो सकती है। इस वीडियो को स्टार्ट से लेकर एंड तक आपने ज़रूर देखना है। फ्रॉम विच कंट्री पाकिस्तान परचेज्ड गवादर? पाकिस्तान ने गवादर पोर्ट को किस कंट्री से परचेज़ किया था? सी इज़ द राइट ऑप्शन, ओमान से। पाकिस्तान ने गवादर को ओमान से परचेज़ किया था। अब इनके कैपिटल देख लेते हैं। कुवैत का सिटी कुवैत का कैपिटल कुवैत सिटी है। ईरान का कैपिटल तेहरान है। ओमान का कैपिटल मस्कत है और कतर का कैपिटल दोहा है। अब गवादर को पाकिस्तान ने 8 सितंबर 1958 को परचेज़ किया था और गवादर ऑफिशियली तौर पे पाकिस्तान का हिस्सा बना था 8 दिसंबर 1958 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिफोर गिविंग अप सिंगिंग जुनैद जमशेद वाज पार्ट ऑफ विच म्यूज़िक ग्रुप? जुनैद जमशेद सिंगिंग को तर्क करने से पहले किस म्यूज़िक ग्रुप का हिस्सा था? वाइटल साइन का। बी इज़ राइट ऑप्शन। वाइटल साइन एक बैंड नेम है जो कि जुनैद जमशेद का था। अब इसके अलावा राहत फ़तेह अली ख़ान, इसके बैंड नेम रिजवान मुअज़्ज़िम है और अली अज़मत जिस बैंड से सिंगिंग करते हैं उसका नाम जनून है। Which of the following agencies related to United Nations organization was in existence before the World War II? इनमें से वो कौन सी इंटरनेशनल लेवल पे ऑर्गेनाइजेशन है जो कि वर्ल्ड वार सेकेंड से पहले मौजूद थी? अब WHO है, ये वर्ल्ड वार सेकेंड से पहले मौजूद नहीं थी, बाद में बनी थी। FAO भी बाद में बनी है। ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, ये इंटरनेशनल लेवल पे ऑर्गेनाइजेशन है जो कि वर्ल्ड वार फर्स्ट से पहले बनी थी। बेसिकली इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन 1919 में कायम हुई थी। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का मकसद इंटरनेशनल लेवल पे चाइल्ड लेबर को बचाना है, सेव करना है। बच्चों से ज़्यादा काम लिया जाता है या बच्चों से मजदूरी कराई जाती है, उसको रोकना है। इसके अलावा औरतों से बहुत ज़्यादा सख्त काम लिया जाता है, उसको इंटरनेशनल लेवल पे रोकना है और कंट्रीज़ को हिदायत जारी करनी है। ये बेसिक पर्पज़ है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का। 1919 में ये ऑर्गेनाइजेशन बनी थी और इसका हेडक्वार्टर जनीवा में है, स्विट्ज़रलैंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंस ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क वाज द फर्स्ट टाइम हाईलाइटेड इन डैश कैपिटल? दिस बुक वाज रिटन बाय कार्ल मार्क्स। डी इज़ राइट ऑप्शन। इम्पोर्टेंस ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क, ये जो काम है उसकी डिवीजन कैसे करनी चाहिए, मैनेजमेंट से रिलेटेड है। इसको पहली दफ़ा हाईलाइट किया जा गया था डैश कैपिटल में। डैश कैपिटल एक बहुत फेमस बुक है कार्ल मार्क्स की, सो इसमें डी इज़ राइट ऑप्शन। अब कार्ल मार्क्स कौन था? एक जर्मन फ़िलासफ़र था, इकोनॉमिस्ट था, हिस्टोरियन था, इसके अलावा बहुत बड़ा सोशियोलॉजिस्ट था। इसने 1848 में एक पैम्फलेट लिखा था, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, इसकी वजह से भी बहुत फेमस हुआ। इसके अलावा इसने डैश कैपिटल लिखा था। इन दो पैम्फलेट की वजह से, बुक्स की वजह से इसका नाम इंटरनेशनल लेवल पे बहुत ज़्यादा फेमस हुआ था। सो ये एग्ज़ाम में बुक्स आ जाती हैं, किसने लिखी थी? कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो और डैश कैपिटल दोनों कार्ल मार्क्स की हैं। बेसिकली ये 1818 में ट्रायर जर्मनी का एक सिटी है, वहाँ पे ये पैदा हुआ था 1818 में और इसकी डेथ हुई थी 1883 में लंदन में, यूके में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज? इंडियन नेशनल कांग्रेस का पहला प्रेसिडेंट कौन था? उमेश चंद्रा बनर्जी था। इंडियन नेशनल कांग्रेस बेसिकली इंडियन सब कॉन्टिनेंट में पहली पॉलिटिकल पार्टी थी जिसमें हिंदू बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हुए और मुसलमान भी उसमें शामिल थे। दोनों ने मिलकर 1885 में एक पार्टी बनाई थी जिसका फाउंडर एलन ऑक्टेवियन ह्यूम था, जो कि ब्रिटिशर्स था, ब्रिटिश सिविल सर्वेंट था। वहाँ से रिटायर हुआ, उसके बाद उसने ये पार्टी बनाई, फाउंडर था। इसमें बहुत ज़्यादा हिंदुओं को उसने इन्वॉल्व किया और पाकिस्तानी मुसलमान भी मीन्स शामिल थे उसमें, और इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में रखा गया। और उसने इस पार्टी का बेसिकली मकसद यही था कि जो ब्रिटिशर्स हैं उनके साथ लॉयल रहना है और अपने जो एजेंडाज़ हैं, जो प्रॉब्लम हैं, उनके सामने उसको एक्सप्लेन करना है, बयान करना है।
नेक्स्ट है व्हाट इज़ कॉल्ड द रिडक्शन इन द रेट ऑफ करेंसी। अगर करेंसी के रेट में कमी कर दी जाती है गवर्नमेंट की तरफ से या वैसे कमी हो जाती है, उसे क्या कहते हैं? उसे डीवैल्यूएशन कहते हैं। कभी कभी गवर्नमेंट ये स्ट्रेटजी अपनाती है जब उसकी इंपोर्ट दरामदात बहुत कम हो रही हों और एक्सपोर्ट ज़्यादा हों, बरामदात ज़्यादा हों, तो वो अपनी वैल्यू को डीवैल्यू कर लेते हैं, करेंसी को डीवैल्यूएशन कर लेते हैं और उसका रेट कम हो जाता है। इस वजह से उसे प्रॉफिट मैक्सिमम हो जाता है, जिस तरह चाइना ने किया हुआ है। सो उसे डीवैल्यूएशन कहते हैं। बी इज़ द राइट ऑप्शन। बाबर आजम इज़ फेमस इन द फील्ड ऑफ क्रिकेट। सी इज़ राइट ऑप्शन। बाबर आजम फेमस क्रिकेटर है और तीनों फील्ड में पाकिस्तान का कैप्टन है, टेस्ट में, ओडीआई में और T20 में। What is the meaning of ex post factor? Ex post factor means with retrospective action or force। माजी से लगती हुई जो एक्शन आ रहे हैं या फोर्स आ रही है उसे ex post factor कहते हैं। बॉब डायलन गॉट द नोबेल प्राइज़ इन द फील्ड ऑफ। बॉब डायलन को नोबेल प्राइज़ मिला था किस फील्ड में? लिटरेचर में। बी इज़ द राइट ऑप्शन। बॉब डायलन बेसिकली अमेरिकन सिंगर था जिसे 2016 में अवार्ड मिला था। लिटरेचर सॉन्ग राइटर भी था, इसके अलावा सिंगर भी है। अमीर खुसरो वाज अ फेमस पोएट इन द कोर्ट ऑफ। अमीर खुसरो बहुत मशहूर शायर था किसकी कोर्ट में, किसकी दरबार में? अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में ये शायरी किया करता था, इसके अलावा सिंगर भी था और इसे पैरोट ऑफ इंडिया का खिताब भी मिला, तूती हिंद का, क्योंकि इसकी आवाज़ बहुत अच्छी थी। अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में ये बहुत ज़्यादा गाया करता था, शायरी सुनाता था। इसके अलावा ये निज़ामुद्दीन औलिया का शागिर्द भी था और स्पिरिचुअल वहाँ पे और मिस्टिक शायरी भी किया करता था। ये इसकी मोस्टली जो पोइट्री थी वो पर्शियन में थी, हिंदवी में भी इसने कुछ पोइट्री की है। कॉमनवेल्थ गेम्स 2018 वाज होस्टेड बाय। कॉमनवेल्थ गेम्स जो 2018 में हुई थी उसको किसने होस्ट किया था? डी इज़ द राइट ऑप्शन। उसको ऑस्ट्रेलिया ने होस्ट किया था। इसमें डी इज़ द राइट ऑप्शन आता है। अब चाइना का कैपिटल बीजिंग है, कनाडा का कैपिटल ओटावा है, फ्रांस का कैपिटल पेरिस है और ऑस्ट्रेलिया कैपिटल कैनबरा है। कॉमनवेल्थ गेम्स बेसिकली इंटरनेशनल लेवल पे गेम्स हैं जो कि हर 4 साल बाद होती हैं। 1930 से ये स्टार्ट हुई थी। 1942 और 46 में ये नहीं हुई थी क्योंकि उस वक्त वर्ल्ड वार सेकेंड थी, इंटरनेशनल लेवल पे ये नहीं हो सकी थी। और लेटेस्ट जो 2022 में हुई हैं उसको होस्ट किया है बर्मिंघम में, इंग्लैंड ने, जिसमें 72 कंट्रीज़ ने पार्टिसिपेट किया था इस लेटेस्ट कॉमनवेल्थ गेम्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच काइंड ऑफ टैक्स इज़ फेडरल सब्जेक्ट। इनमें से फेडरल टैक्स या फेडरल सब्जेक्ट टैक्स कौन सा है? जनरल सेल्स टैक्स है। डी इज़ द राइट ऑप्शन। जनरल सेल्स टैक्स जो है ये जब लगता है तो फिर हर इंसान पे इम्प्लीमेंट होता है। एक्साइज टैक्स स्पेसिफिक है, प्रॉपर्टी टैक्स स्पेसिफिक है, ज़कात एंड उशर टैक्स भी स्पेसिफिक है। जो जनरल सेल्स टैक्स है किसी भी चीज़ पे कोई भी परचेजिंग हम करते हैं, वो घी है, वो चीनी है, वो साबुन है, उस पर गवर्नमेंट जब टैक्स लगाती है तो जो कंपनीज़ होती हैं मल्टी नेशनल कंपनीज़ वो उनके रेट भी बढ़ा देती हैं। तो उसका अल्टीमेट जो इफ़ेक्ट होता है वो आम आदमी पे ही होता है। सो इस वजह से इसे फेडरल सब्जेक्ट लिया जाता है। फेडरल टैक्स है, हर किसी पे ही लगेगा क्योंकि जिस सब ने ही ये चीज़ें परचेज़ करनी है, बेसिक नेसेसिटीज़ हैं। तो इसमें डी इज़ राइट ऑप्शन, जनरल सेल्स टैक्स आएगा। जस्ट गुड इनफ मीन्स गुड फॉर सर्कमस्टेंसेस। हालात के मुताबिक अच्छा होना, जस्ट गुड इनफ, गुड फॉर सर्कमस्टेंसेस। रेड लेक इज़ सिचुएटेड इन अमेरिका। सी इज़ राइट ऑप्शन। रेड लेक कहाँ पे है? अमेरिका में है। अब रेड लेक, रेड ख़तरे का निशान है, इसकी निशानी लगा लें। अमेरिका, यूएसए ख़तरे का ही एक मुल्क है क्योंकि पता ही नहीं है किसी पे अटैक कर देता है। तो इनके कैपिटल देख लेते हैं। कनाडा कैपिटल ओटावा है, रशिया का मॉस्को है, अमेरिका का वाशिंगटन डीसी है और फ्रांस का कैपिटल पेरिस है। क़ायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना इनरोल्ड इन विच स्कूल। क़ायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना
इनमें से किस स्कूल के पढ़े हुए स्टूडेंट हैं, किस में इनरोल्ड थे? सिंध मदरसातुल इस्लाम में आपने एजुकेशन हासिल की थी। इसमें सी इज़ राइट ऑप्शन।